वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत तो वेलकम है दोस्तों। ईवीएस पेडागोजी को लेकर, जी हाँ, परिसर अभ्यास को लेकर फिर से एक स्पेशल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हम यहां पर देखने वाले हैं दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्योंकि सीटेट फरवरी 2026 में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, उसी प्रकार के प्रश्न यहां पर आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है ईवीएस पेडागोजी को लेकर, परिसर अभ्यास को लेकर दोस्तों, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो यहां पर ऐड किया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों, जिससे क्या है आपको हमारे सभी वीडियोस जो है वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे दोस्तों। पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का प्रश्न आपको यहां पर क्या है दोस्तों पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ईवीएस सब्जेक्ट। आपको यहां पर क्या है, चार विकल्प दिए गए हैं। विषयगत अवधारणाओं की समझ का विकास, प्रायोगिक गतिविधि की समझ का विकास, अवलोकन, जांच, तर्क वो निष्कर्ष क्षमताओं का विकास, या फिर विवेक के आधार पर सही वो गलत को तय करने की क्षमता का विकास। इस प्रकार आपको यहां पर क्या है, चार विकल्प दिए गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि 75 नंबर के लिए आपको पेपर 1 में पेडागोजी पूछी जाएंगी। हर सब्जेक्ट में आपको क्या है 15 मार्क्स के लिए पेडागोजी होती है, और पेडागोजी में आपने कम से कम 50 से 55 अपना स्कोर करना है दोस्तों, क्योंकि पेडागोजी जो होती है वो सबसे ज्यादा आसान होती है सीटेट में। तो देखिए सिंपली मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर क्या है, पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। हो सकता है कि बाकी के जो ऑप्शन दिए गए हैं वो भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो देखिए अवलोकन, जांच, तर्क वो निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। कई बार क्या होता है पेडागोजी में कि चारों ऑप्शन आपको सही दिए जाते हैं, लेकिन आपको सबसे बेहतर वाले विकल्प का चयन करना होता है। तो आपका यहां पर विकल्प कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका जो सी वाला विकल्प यहां पर दिया गया है दोस्तों, वो यहां पर क्या है, सही होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको फिर से क्या है, ईवीएस पेडागोजी को लेकर पूछा गया है कि स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे, ओके, यहां पर इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है कि फ्री प्लेज वेयर चिल्ड्रेन। आपको चार ऑप्शन दिए गए, बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। ऑप्शन 2 खेल के नियमों का पालन करते हैं। ऑप्शन 3 वयस्क द्वारा सलाह देने पर लिंग विशिष्ट खेलते हैं। ऑप्शन 4 विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित करते हैं। इस प्रकार आपको क्या है, चार विकल्प दिए गए दोस्तों। तो देखिए फ्री प्ले इज वेयर चिल्ड्रन, इस प्रकार का जो प्रश्न है, स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे, तो यहां पर सही विकल्प क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन 1 सही रहेगा, बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। मतलब आपका जो पहला विकल्प यहां पर दिया गया है वो यहां पर क्या है दोस्तों, सही होने वाला है। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सटीक आंसर यहां पर रहेगा। चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन यहां पर यह पूछा गया है दोस्तों कि बीजों का अंकुरन किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। आपको चार विकल्प दिए गए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि सूर्य यहां पर विकल्प दिया गया है, सूर्य का प्रकाश, वायु, नमी या फिर मध्यम ताप। तो देखिए यहां पर प्रश्न क्या है कि बीजों का अंकुरन किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो चार विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपको वायु जरूरी होता है, नमी जरूरी होती है, मध्यम ताप भी जरूरी होता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो आपका यहां पर विकल्प क्या होगा दोस्तों, तो आपका सूर्य प्रकाश यहां पर क्या है, सही विकल्प होने वाला है। इसको लेकर हम नोट्स भी आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों, एनसीईआरटी से जो हमने यहां पर नोट्स आपके लिए लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि बीजों को अंकुरित होने के लिए मुख्य रूप से नमी मतलब मॉइस्चर, वायु मतलब एयर ऑक्सीजन, और मध्यम ताप
टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता अंकुरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए नहीं होती, क्योंकि कई बीज जमीन के नीचे अंधेरे में अंकुरित होते हैं, मतलब बड़े होते हैं। अंकुरण के बाद पौधे के विकास के लिए प्रकाश संश्लेषण हेतु सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वयं अंकुरण के लिए नहीं। तो इस प्रकार क्या है, एनसीईआरटी का आपको यहां पर खुलासा भी जो है दोस्तों दिया गया है एक्सप्लेन के तौर पर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू का पौधा होना चाहिए। असल में कद्दू के पौधे को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है, इस प्रकार का प्रश्न है। तो कट्टू को आपने क्या है दोस्तों यहां पर कद्दू मान लेना है। आपको विकल्प दिए गए हैं आरोही लता, झाड़ी, विसर्पी लता या फिर शाक। तो देखिए भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो सीधी सी बात है दोस्तों कि विसर्पी लता होगा, आरोही लता नहीं होगा। आपका विकल्प क्या होगा, विसर्पी लता। हम कद्दू के पौधे को विसर्पी लता में जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। तो मतलब हम यहां पर कहेंगे दोस्तों कि आपका जो सी वाला विकल्प होगा वो यहां पर सबसे उचित होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जिस प्रकार पूछा गया कि उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो यहां पर आप क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों कि रीडिंग बाय टीचिंग एंड फीलिंग विथ फिंगर इज यूज्ड बाय पीपल हु आर अनेबल टू। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। विकल्प आपके सामने है दोस्तों। तो सिंपल सी बात है कि जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके लिए किया जाता है। तो आपका जो डी वाला विकल्प यहां पर दिया गया है वो क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा आपका बिल्कुल सटीक आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। प्रश्न नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है कि बाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पुष्ट का क्षेत्रफल। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है। ऑप्शन 2 दिया गया है कि बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है, मतलब कम होता है। घटता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, मतलब बढ़ता है। घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। तो देखिए दोस्तों यहां पर बाष्पन के कारण शीतलन की जो प्रक्रिया है तब धीमी होती है जब, यहां पर आपका चौथा विकल्प सही होगा कि घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। तो आपका जो डी विकल्प यहां पर दिया गया है वो क्या रहने वाला है, सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा वो बिल्कुल यहां पर क्या है, परफेक्ट आंसर होने वाला है। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है कि बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य कौन सी है, नृत्य शैली कौन सी है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। आपको यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। तो देखिए स्वैग, मटकी, भगेरिया या फिर लावनी, इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है दोस्तों स्वैग। मतलब आपका जो ऑप्शन 1 रहेगा वो यहां पर क्या है, सही विकल्प हो जाएगा। इसको लेकर कुछ एनसीईआरटी हम आपको बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली जो नृत्य शैली है उसको हम स्वैग कहेंगे, जो लोक कथाओं, संगीत और नृत्य का एक जीवंत मिश्रण है जिसमें संवाद और अभिनय प्रमुख होते हैं और यह धार्मिक कहानियां तथा लोक कथाओं को प्रस्तुत करता है। तो आपका जहां पर विकल्प 1 क्या रहेगा, सही होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो परिसर अभ्यास में इस प्रकार प्रश्न पूछा गया है कि पौधों के भागों तथा उनके कार्यों, भूमिकाओं को नीचे बताया गया सबसे उपयुक्त कथन है। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये आपको कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। इसको पेडागोजी हम नहीं कह सकते क्योंकि ये सिलेबस से रिलेटेड प्रश्न है। मतलब इसका आंसर फिक्स होना चाहिए, आप लॉजिक यहां पर नहीं लगा सकते। इसको आपने पढ़ा होना चाहिए कि पौधों के भागों को तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती है, फल परागण में सहायता करते हैं, फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं, या फिर आपको बताया गया है कि पत्ते पौधों की ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। तो यहां पर सही विकल्प क्या होगा, सही विकल्प होगा दोस्तों फल परागण में सहायता करते हैं। मतलब आपका जो बी विकल्प यहां पर होगा वो यहां पर क्या है, सही होगा। ऑप्शन बी आपका जो है दोस्तों यहां पर परफेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल
चुनिए। अब देखिए संघ शासित प्रदेश कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश भी क्या है दोस्तों कह सकते हैं। तो देखिए मिजोरम और लक्षद्वीप तो नहीं, पहला विकल्प नहीं होगा। झारखंड और छत्तीसगढ़ दूसरा विकल्प भी नहीं होगा। लद्दाख और पुदुचेरी होगा। बिल्कुल ऑप्शन 3 तो परफेक्ट हो जाता है दोस्तों। जम्मू कश्मीर और नागालैंड भी नहीं होगा। तो आपका जो तीसरा विकल्प है वो क्या होगा, संघ शासित प्रदेशों का युगल होगा, मतलब सही जोड़ा होगा। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। आप यहां पर एक्सप्लेन भी देखेंगे दोस्तों कि लद्दाख और पुदुचेरी दोनों ही भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10 क्वेश्चन नंबर 10 ओके, वीडियो को लाइक करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनी थी जिसका नाम है, सीधे सीधे तौर पर प्रश्न क्या बनता है कि ये 4 साड़ियों के नाम आपको दिए गए, बनारसी, नौवारी, कलमकारी और जामदनी। इसमें से आपको बताना है कि महाराष्ट्र की साड़ी कौन सी है। तो नाम से ही आप क्या है यहां पर एक गेस लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र की साड़ी कौन सी है, तो नौवारी है। मतलब आपका यहां पर ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। ऑप्शन बी जो होगा आपका उचित विकल्प यहां पर माना जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप अभी हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों, जिससे क्या है आपको हमारे टीएटी के वीडियोस भी जो है बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि 9 फरवरी 2026 से हमारे टीएटी के जो है दोस्तों ऑनलाइन लेक्चर शुरू हो जाएंगे। तो अभी ज्वाइन कर आप क्या है हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा जिस प्रकार से टीएटी में रिजल्ट रहा है और सीटेट का भी जो परफॉर्मेंस हमारा हो रहा है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा उम्दा है, बहुत ज़्यादा उम्दा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि टीएटी जो है हर बच्चा पास होगा जो हमसे जुड़ेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, हर टीचर पास होगा जो हमसे जुड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार का कंटेंट हम हमारे चैनल के माध्यम से लेकर आते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि साल भर यहाँ पर क्या है आपको टीएटी सीटेट से रिलेटेड वीडियो जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु है। अब देखिए आपको पता है दोस्तों, सिंपल सी बात है कि भारत में कम से कम कितनी एज होनी चाहिए शादी करने के लिए, क्योंकि हम सीधे सीधे लैंग्वेज में बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहां पर आपको घुमा फिरा कर शुद्ध हिंदी में बताया जाए तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए लड़की कितने साल की होनी चाहिए, 18 साल की होनी चाहिए, और लड़का कितने साल का होना चाहिए दोस्तों, तो 21 साल का होना चाहिए। तो आपका जो बी वाला विकल्प है वो सही होगा, क्योंकि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की जो न्यूनतम आयु है लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष है। तो आपका बी वाला विकल्प यहां पर क्या है, सही होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 12वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं एक एक प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट और इसी प्रकार के प्रश्न आपको ईवीएस में पूछे जाते हैं। ईवीएस सबसे ज्यादा आसान और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। प्रश्न क्या है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य क्या है। अब ये जो क्वेश्चन हो जाता है ये हो जाती है पेडागोजी, क्योंकि यहां पर आप जो है दिमाग चला सकते हैं, अपनी स्किल बता सकते हैं। ओके, लॉजिकली प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। आपको 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, प्रश्न को पढ़ लेना है, प्रश्न को समझ लेना, और सिंपल सा आंसर यहां पर आपको है दोस्तों कि वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ संवेगात्मक संबंध का विकास करना। ऑप्शन 2 दिया गया है कि प्रकृति की एक आभासी यात्रा करना, एक पार्क में सैर करना और विद्यार्थियों को तंदुरुस्ती सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना और एक रसोई बगीचा विकसित करना। तो सीधी सी बात है दोस्तों, विकल्प 1 सही हो जाएगा कि वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ संवेगात्मक संबंध का विकास करना आपका क्या है यहां पर सही विकल्प होगा। मतलब ऑप्शन 1 जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 फिर से एक बार क्या है, ईवीएस पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया कि रोजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपनी मां की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में
जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी रहेंगी। इस प्रकार आपको क्या है, एज ए टीचर आप अपना आंसर लगाना है, क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं होता है, इसकी कोई नोट्स नहीं होती, ये आपका लॉजिक का खेल होता है सब। क्योंकि रोजी क्या कह रही है कि मुझे अपने पापा की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बनना है, मैं अपनी मां की तरह घर बार संभालूंगी। ओके, तो यहां पर आपसे पूछा गया कि कक्षा जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु आपके लिए सर्वाधिक उपयोगी रहेंगी। कौन सी विधि उपयोगी रहेंगी? तो डेफिनेटली बात है दोस्तों, समूह चर्चा, मतलब आपका ग्रुप डिस्कशन यहां पर क्या है, सबसे उचित रहेगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा वो बिल्कुल यहां पर क्या है, आपका सही विकल्प होने वाला है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों 14। अब देखिए 14वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया कि थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। ओके, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हेतु आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवार में रहते हैं। कहां रहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप समझेंगे दोस्तों कि कुछ बच्चे कहां रहते हैं, तो एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं। इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होंगी एज ए टीचर? फिर से क्या है, पेडागोजी से संबंधित प्रश्न आपको यहां पर पूछा गया है। चारों विकल्प को आप पढ़ लेंगे दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि 1 मिनट में तो कम से कम एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम का भी बड़ा इशू होता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। एक भी प्रश्न छोड़ दिया मतलब आपका नुकसान है। गोला भरना है, भले ही टाइम ना मिलता है, लेकिन फटाफट आपको क्या है, गोले लगाते चलना है। आपको ऑप्शन दिया गया कि इन बच्चों की अवहेलना करना और विषय परिवार और संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना। गलत बात है, अवहेलना करेंगे बच्चों की तो नेगेटिव हो जाएगा। इन बच्चों के प्रति सहानुभूति दर्शाना और उन्हें परिवार पद समझाने के लिए कहना। ओके, ऑप्शन 3 दिया गया कि ऐसे परिवारों में बच्चों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों पर विशेष बल देना और विषय पर ध्यान केंद्रित करना। यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी गया है कि ऐसे बच्चों के संदर्भ को सम्मिलित करना और समानुभूति की एक सांस्कृतिक का निर्माण करना। आपका डी विकल्प सबसे बेहतर है। ऑप्शन डी यहां पर क्या है दोस्तों, सबसे उचित विकल्प है, इसी को हम पेडागोजी कहते हैं। तो आपका जो डी वाला विकल्प यहां पर दिया गया है वो क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 15। ओके, बड़े बड़े प्रश्न आते हैं दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। फिर से एक बार क्या है, पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है, ईवीएस पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार है कि कक्षा 1 में शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थी की ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाए। इस प्रकार का प्रश्न है। विकल्प आपके सामने यहां पर क्या है, दिए गए हैं। तो देखिए सीधे सीधे अगर आप आंसर की बात करोगे तो यहां पर आपने क्या है दोस्तों, बताना है कि प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थों का उपयोग करेंगे। मतलब आपका जो सी वाला विकल्प है वो क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है, सटीक आंसर होने वाला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके पहले यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि पेपर 1 के लिए क्वेश्चन सेट हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों। परीक्षा में 20 दिन का वक्त बचा है और हम आपके लिए 499 रुपए में यहां पर 50 क्वेश्चन सेट अवेलेबल कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन सेट आपको दिए जाएंगे। अलग अलग हमने ये क्वेश्चन सेट बनाए दोस्तों, और सभी क्वेश्चन सेट में आपको आंसर की भी हर प्रश्न पत्रिका में मिलेंगी। मतलब जैसे ही आप 30 क्वेश्चन करते हैं उसके बाद आपको आंसर की भी दी गई है, जिसमें आपको हिंदी के 10 प्रश्न पत्रिका, मराठी भाषा पेडागोजी की 10 प्रश्न पत्रिका, ईवीएस की 10 प्रश्न पत्रिका, सीडीपी मतलब बाल मानसशास्त्र की 10 प्रश्न पत्रिका और गणित पेडागोजी को लेकर 10 क्वेश्चन सेट दिए जाएंगे दोस्तों। टोटल 50 क्वेश्चन सेट आपको सिर्फ यहां पर 499 रुपए में दिए जा रहे हैं। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दोस्तों अभी इसको आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में अगर आप इस प्रकार की प्रैक्टिस करके जाएंगे दोस्तों तो मैं आपको बता रहा हूं कि डबल का फायदा जो है आपको एग्जाम में मिलेगा। और इतना आसान जो है आपका पेपर होने वाला है दोस्तों 8 फरवरी 2026 को, क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न संच हमने यहां पर तैयार किए दोस्तों, बिल्कुल टोटली आपकी जो है प्रैक्टिस यहां पर होने वाली है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो अभी जाकर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, आपको व्हाट्सएप पर एक स्कैनर दिया जाएगा दोस्तों, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत आपको क्या है 50 क्वेश्चन सेट मिल जाएंगे, सभी विषय के 10 प्रश्न पत्रिका, और परीक्षा के लिए काफी है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं इतना कर लेंगे तो बिल्कुल आप जो है दोस्तों 90 तो क्रॉस कर ही लेंगे। अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं किया और आप अगर 2 महीने से पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली 100 के नीचे तो इस बार बच्चों ने आना नहीं है, ये बात पक्की है। तो वीडियो को लाइक करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 16वां जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा गया है कि थोड़ा सा घुमा फिरा के प्रश्न पूछा गया है, आपने इसको समझ लेना है, ठीक है। हमारी पृथ्वी, ओके, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, ओके, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग
वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश कौन सा है? प्रश्न क्या है? हम जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश कौन सा है? तो वह देश हो जाता है अर्जेंटीना। कौन सा देश हो जाता है दोस्तों? तो अर्जेंटीना हो जाता है। आप ग्लोब पर देख सकते हैं, पृथ्वी पर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 17। 17वां जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? अभी हमने क्वेश्चन देखा दोस्तों संघ शासित प्रदेश को लेकर, केंद्र शासित प्रदेश को लेकर फिर से प्रश्न पूछा गया है कि भारत का कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। आपको विकल्प दिए गए दोस्तों, तो देखिए जम्मू कश्मीर है, लद्दाख भी है, आपका चंडीगढ़ भी है, लेकिन मणिपुर नहीं है। मणिपुर नहीं है तो आपका जो मणिपुर होगा यहां पर वो सही विकल्प होगा दोस्तों। यहां पर मणिपुर आपका क्या है? सही होने वाला है, क्योंकि मणिपुर भारत का एक पूर्ण राज्य है, न कि केंद्र शासित प्रदेश। मणिपुर जो है स्टेट है, राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। भारत में वर्तमान में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यह भी बात आपने क्या है याद रखना है कि 28 स्टेट है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे 18वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। एक एक प्रश्न जो है दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इस प्रकार की प्रैक्टिस करने के बाद कौन बच्चा फेल होगा, मुझे बताओ आप। प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? चलिए बड़ा अच्छा प्रश्न है और सिंपल भी है कि आपको पूछा जा रहा है कि सीखने का वह कौन सा सिद्धांत है जिसका पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। आपको यहां पर क्या है? 4 विकल्प दिए गए। वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त। तो देखिए अमूर्त से मूर्त छोटे बच्चों के लिए गलत हो जाता है। अज्ञात से ज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, तो ये भी छोटे बच्चों के लिए गलत हो जाता है। ज्ञात से अज्ञात सही होगा, बिल्कुल ज्ञात से अज्ञात सही होगा। तो डी वाला विकल्प आपका क्या है? यहां पर सही होगा। ऑप्शन डी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? नारियल वाला जो आपको दिख रहा है शब्द, आप उसी से आंसर लगा सकते हो। भले आपने इसको नहीं पढ़ा है, भले आपको इसके बारे में नहीं पता, लेकिन नारियल दिख रहा है तो नारियल से क्या है आप आंसर लगा सकते हैं कि नारियल का संबंध कहां से होता है? तो केरल से होता है। तो आपका जो केरल है वो यहां पर क्या है? सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि तुक्के लगाने हैं तो इस तरीके से गेसिंग कर कर तुक्के लगाना, आंखें बंद कर या बंद कर या चितपट करके तुक्के नहीं लगाए जाते। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 जो है फिर से एक बार जो है ईवीएस पेडागोजी को लेकर पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि आपको विकल्प दिए गए। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। फुली पॉजिटिव हो जाता है। जहां पर अवसर प्रदान करने की बात आती है, सीटेड तो बोलता है कि इसको गोला भर दो आप, तो बिल्कुल बी सही हो जाएगा। फिर भी आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकते हैं, गलत है। यह सस्ता और सुलभ है। तो आपका कौन सा विकल्प हमने सही बताया कि वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, तो यह वाला विकल्प आपका क्या है दोस्तों? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। तो इस प्रकार क्या है ईवीएस पेडागोजी को लेकर हमने 20 क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों, और यहां पर आपके लिए पेपर 2 के लिए क्वेश्चन सेट अवेलेबल है, क्योंकि परीक्षा में 20 दिन का वक्त बचा है दोस्तों। प्रैक्टिस करके तो पेपर में जाना ही पड़ेगा, बगैर प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो यहां पर आपको 399 रुपए में 40 क्वेश्चन सेट दिए जा रहे हैं पेपर 2 के लिए, जिसमें आपको 4 विषय मिलने वाले हैं। मराठी भाषा पेडागोजी, हिंदी भाषा पेडागोजी, सीडीपी मतलब बाल मानस शास्त्र वो अध्यापन शास्त्र, और एसएसटी पेडागोजी मतलब समाज शास्त्र विषय के 10 क्वेश्चन सेट। मैं आपको बता रहा हूं सभी में अपनी अपनी आंसर की दी गई है, और सभी जो है सॉल्व क्वेश्चन पेपर यहां पर होने वाले हैं दोस्तों। इसमें पीवाईक्यू, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नए क्वेश्चन ऐड है दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इस प्रकार की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूं कि आप जो है दोस्तों हर हाल में जो है इस बार सीटेट एलिजिबल होंगे। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर अभी इसको आप क्या है दोस्तों परचेस कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर डेटा जो है दोस्तों हम बनाते हैं और आप लोगों के लिए कामयाबी का रास्ता हम दिखाते हैं दोस्तों। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।